सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम सब प्रतिज्ञा करेंगे, अपने पूर्ण मन से कक्षा में समर्पित रहेंगे, कक्षा में अपने गुरु द्वारा प्राप्त ज्ञान को अपने जीवन में उतारेंगे। इस ज्ञान का उपयोग अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, देश को आगे बढ़ाने में करेंगे। ओम। धीरे से आंखें खोलेंगे। थैंक यू प्रियंका जी। मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था, सब लोग करके आए होमवर्क? होमवर्क था ना? एग्जाम्पल्स लिख के लाने थे आपको, डिस्क्रिप्टिव का, कोरिलेशनल का, काउजल का। कोई नहीं करके आया होमवर्क? सुन पा रहे हैं आप लोग मुझे? हाँ जी मैम। अच्छा, तो कोई कुछ करके नहीं लाया। चलिए, तो ये होमवर्क होमवर्क तो नहीं था मुझे। मैं आपको ग्रुप में, देखिए मैं डाली हूँ, मैंने कहा भी था कि मैं आपको होमवर्क आपके ग्रुप पे डालूंगी। आपको इसके 2 एग्जांपल्स लिख के लाने थे, ठीक है? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के 2 एग्जांपल लिख के लाने थे, कोरिलेशनल रिसर्च के 2 एग्जांपल लेके आने थे, और काउजल के 2 एग्जांपल्स लेके आने थे, ठीक है? कोई बात नहीं, आप लोगों ने होमवर्क नहीं किया तो नेक्स्ट क्लास में करके आइएगा, ठीक है? और आज एट्रीब्यूट्स ऑफ अ गुड रिसर्च क्वेश्चन, जो आप रिसर्च क्वेश्चन बनाते हैं ना, जो टॉपिक बनाते हैं आप अपना, ठीक है, उसको कैसे बनाना चाहिए आपको, उसको एक अच्छा टॉपिक कैसे बना सकते हैं आप, ठीक है? तो ये 1-2 स्लाइड से उसको पहले हम डिस्कस कर लेते हैं आज आपको, ठीक है? तो ये है आपका एट्रीब्यूट्स। तो मैंने बताया ही था कि आपका रिसर्च क्वेश्चन कैसा होना चाहिए, रिसर्च नॉवेल होना चाहिए, डुएबल होना चाहिए, और सोशली रिलीवेंट होना चाहिए, नया होना चाहिए, करने लायक होना चाहिए, और सोसाइटी को जो बेनिफिट दे, उस तरह का रिसर्च होना चाहिए आपका, ठीक है? एट्रीब्यूट्स ऐसा होना चाहिए रिसर्च का। और अब हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ गुड रिसर्च क्वेश्चन, एक अच्छा रिसर्च क्वेश्चन में क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए। मान लीजिए कल को आपको रिसर्च करना है, तो आप एक टॉपिक तो बनाएंगे ना अपने रिसर्च का, ठीक है? एक नामकरण तो देना है अपने रिसर्च को, तो उसका प्रोसेस क्या होता है, वो कैसे बनाते हैं, उसमें क्या क्या आना चाहिए, क्या क्या दिखना चाहिए आपके रिसर्च टॉपिक में, वो कैसा होना चाहिए। इट शुड बी प्रिसाइज, मीन्स वो छोटा होना चाहिए। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं पे हमें नहीं काम करना है कि हमें बोलते बोलते हम भूल जाए, उतना बड़ा टॉपिक नहीं होना चाहिए हमारा, प्रिसाइज होना चाहिए। इट शुड कंटेन द एसेंस ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। जिस चीज पे आप काम कर रहे हैं, मान लीजिए कोई प्रेगनेंसी पे काम कर रहा है, कोई डायबिटीज पे काम कर रहा है, उसको उसका एसेंस होना चाहिए, उस टॉपिक में जो है वो दिखना चाहिए कि आप किस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है? गिव एज मच इंफॉर्मेशन एज पॉसिबल, इंटरवेंशन, पॉपुलेशन, वेरिएबल, टूल्स, अगर ये सारी चीजें दिखती हैं आपके रिसर्च क्वेश्चन में, जो आपका टॉपिक है, तो ये दिखना चाहिए। अगर मतलब आप अपनी टॉपिक को ऐसे डिजाइन करें कि उसमें इंटरवेंशन भी आए, आपका पॉपुलेशन भी आए, वेरिएबल भी दिखे, टूल्स भी दिखे, ठीक है? ये सारी चीजें जो है आप कोशिश करें कि ये जो है आपके रिसर्च क्वेश्चन में, जो भी आप टॉपिक डिजाइन कर रहे हैं, ये सारी चीज दिखे, ठीक है? इंटरवेंशन, जैसे आप योगा इंटरवेंशन दे रहे हैं, तो उस टॉपिक में आपका आए कि हाँ ये योगा पेपर है, ये इस पे योगा पे, मतलब आपके टॉपिक को पढ़ के समझ में आए कि इस पेपर में योगा का रिसर्च हुआ है, इंटरवेंशन जो है वो योगा है। पॉपुलेशन है, जैसे एडोलेशन पे किया गया है, एडल्ट पे किया गया है, वो पॉपुलेशन भी दिखे कि अगर ये योगा इंटरवेंशन दिया गया है तो इस किस पॉपुलेशन के ऊपर दिया गया है, इस किस सैंपल के ऊपर काम किया गया है, इसके ऊपर। वेरिएबल्स, जैसे मैंने डिप्रेशन, एंजाइटी, आज पढ़ाऊंगी वेरिएबल्स में आपको, ठीक है?
टूल्स हो गए, ये जो असेसमेंट टूल्स हम यूज करते हैं एंजाइटी डिप्रेशन को नापने के लिए, उसको टूल्स बोलते हैं। मतलब ये सारी चीजें अगर आपके टॉपिक में इंक्लूड होना चाहिए, आपका टॉपिक पढ़ के हमें पता होना चाहिए कि आप जो है किस चीज पे काम, जैसे यहाँ पे है ना कि जैसे एग्जांपल मैं आपको देके बताती हूँ कि कैन प्रैक्टिस ऑफ 1 month ऑफ भ्रामरी प्राणायाम ब्रीदिंग एक्सरसाइज इंक्रीज द लंग कैपेसिटी ऑफ अस्थमेटिक। देखिए अब यहाँ पे क्या है, इंटरवेंशन क्या दे रहे हैं हम, भ्रामरी प्राणायाम दे रहे हैं। पॉपुलेशन जो है यहाँ पे अस्थमेटिक लिखा हुआ है, पॉपुलेशन इससे नहीं पता चल रहा है कि ये किस पे जा रहा है, ये जो है मतलब एडल्ट पे है, एडोलेसेंट पे है, पॉपुलेशन नहीं पता चल रहा है इससे। वेरिएबल क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पे दो चीज है वेरिएबल, एक तो है कि भ्रामरी प्राणायाम इंक्रीजेस द लंग्स कैपेसिटी, तो वो लंग्स कैपेसिटी को नापने के लिए भी कुछ ना कुछ वो टूल्स यूज कर रहे होंगे, ठीक है। तो वो टूल्स यहाँ पे नहीं पता चल रहा है। तो आपका रिसर्च टॉपिक जो आप डिजाइन करते हैं, जो भी आप क्वेश्चन डिजाइन करते हैं, जो भी आपका टॉपिक होता है, वो ऐसा होना चाहिए कि उसमें दिखना चाहिए कि ये इंटरवेंशन क्या है, पॉपुलेशन क्या है, वेरिएबल क्या है। आपको इस तरह से उस टॉपिक को डिजाइन करना है कि जितना कम में जो है आ जाए, मतलब जो चीजें मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजें कम वर्ड्स में आ जाए। जैसे कि होता है ना, पतंजलि योग सूत्र है, तो सूत्र की क्वालिटी क्या होती है कि ये बहुत प्रिसाइज, मतलब कम शब्दों में बहुत कुछ लिखा होता है। एक सूत्र को समझाने के लिए हमें कभी कभी 1 घंटा कम पड़ जाता है, लेकिन वो जैसे अर्थ योगा अनुशासनम, योगा जो है क्या है, डिसिप्लिन है, तो इसको कितने कम वर्ड में मतलब समझा दिया गया है। तो ये सूत्र की तरह है, जो भी आप टॉपिक डिजाइन करते हैं या जो भी आपका रिसर्च क्वेश्चन होता है, वो आपका बिल्कुल कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन उसमें प्रोवाइड करना है। जैसे हम पतंजलि योग सूत्र में हर सूत्र को देखिए, बहुत कम शब्दों में जो है हमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन जो है उसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो उसी तरह हमारा रिसर्च टॉपिक होना चाहिए कि हमें कम शब्दों में मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजें उसमें डालनी है, ठीक है। कोई इरिलीवेंट नहीं डालना है उसमें। इंटरवेंशन क्या हो रहा है, पॉपुलेशन क्या हो रहा है, वेरिएबल क्या हो रहा है, टूल्स क्या हो रहा है, ये सारी चीजें आपके टॉपिक को पढ़ के समझ में आनी चाहिए, ठीक है। मैम ऐसा जी कह मैम। सकते हैं कि जैसे हम एप्लीकेशन वगैरह लिखते हैं तो उसमें जो सब्जेक्ट लाइन लिखते हैं लाइक वैसा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कि बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए, मतलब पता होना चाहिए। अगर मैं योगा रिसर्च कर रही हूँ तो आपको मेरा टॉपिक समझ के पढ़ के समझ में आना चाहिए कि मैं कर क्या रही हूँ, ठीक है। ठीक है, बहुत सारा आप देखिएगा रिसर्च टॉपिक ऐसा होता है कि जैसे हम लोग के साथ भी होता है कि योगा का, तो आप जैसे किसी ने मान लीजिए योगा नहीं पढ़ा है तो उसे क्या क्या पता कि भ्रामरी प्राणायाम क्या होता है। अगर मान लीजिए आप सब योगा के स्टूडेंट हैं तो आप जानते हैं। इसी तरह मान लीजिए कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कर रहा है और उसका एक टर्मिनोलॉजी हमको नहीं समझ में आ रहा हो, क्योंकि हमने तो वो पढ़ा नहीं है। तो बहुत बारी क्या होता है कि टॉपिक दो तरह का होता है। जैसे हम लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं ना, तो एक रनिंग टॉपिक लिखते हैं और एक हमारा जो एक्चुअल टॉपिक होता है, ठीक है। जैसे कि क्या योगा एंजाइटी पे काम करेगा, तो ये रनिंग टॉपिक है, मतलब ये मेरा लेमन टॉपिक है जिसको जो टॉपिक सबको समझ में आए। और एक टॉपिक ऐसा होता है कि जो मतलब इस बैकग्राउंड का है, वो पढ़ के ही समझ में आ जाएगा कि अरे ये तो योगा का रिसर्च है, ठीक है। या ये नहीं तो ये तो केमिस्ट्री का रिसर्च है, क्योंकि हर आदमी हर सब्जेक्ट तो जान नहीं सकता है। तो इसीलिए जब भी हमारा रजिस्ट्रेशन वगैरह हम मतलब जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कराते हैं, CTRI में जाते हैं, तो हमसे दो टॉपिक पूछा जाता है। एक तो वो टॉपिक जो एक लेमन को भी समझ में आ जाए, जो उस फील्ड का नहीं है उसको पढ़ के वो टॉपिक समझ में आ जाए, और दूसरा जो हम रजिस्टर कराते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से होता है। आई समझ में बात? जी मैम। मैम तो ये टाइटल और ये अलग होता है क्या? हाँ, जैसे मान लीजिए आपको जिस चीज पे रिसर्च करना है, मान लीजिए आपको डायबिटीज पे करना है, ठीक है। तो डायबिटीज पे अगर आपको रिसर्च करना है तो आप क्या कर रही हैं, मतलब आप इंटरवेंशन डायबिटीज का कर रही हैं तो आप उसमें योगा इंटरवेंशन दे रही है। पॉपुलेशन आपको किसके ऊपर करना है, बच्चों पे। आजकल तो बच्चों को भी बहुत हो रही है डायबिटीज, तो आपका पॉपुलेशन क्या है, आपका सैंपल क्या है, आप मतलब चिल्ड्रन पे कर रही हैं, एडोलेसेंट पे कर रही हैं। हर एज ग्रुप का एक स्पेसिफिक नाम होता है, ठीक है। कि इस एज ग्रुप वाले को अर्ली एडोलेसेंट बोलते हैं, इसको एडल्ट बोलते हैं। हर एज ग्रुप का एक अपना स्पेसिफिक नाम है ना। तो इफेक्ट ऑन एडोलेसेंट, इफेक्ट ऑफ योगा ऑन एडोलेसेंट, इस तरह से हमें क्वेश्चन डिजाइन करना चाहिए कि ये सारी चीजें उसमें आ जाए, मतलब उसमें दिखनी चाहिए। आप अपने रिसर्च टॉपिक से
जितने कम वर्ड्स में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दे पाए। ठीक है, तो कभी भी आप अपना रिसर्च टॉपिक बनाते हैं तो ये चीज का ध्यान रखिएगा कि उसमें आपका इंटरवेंशन, पॉपुलेशन, वेरिएबल, टूल्स, ये सब पता चले आपका टॉपिक पढ़ के कि ये क्या हो रहा है, मतलब क्या कर क्या रहे हैं आप। ठीक है, आई बात समझ में? ये बिल्कुल सूत्र की तरह समझिए, जो पतंजलि योग सूत्र है वो कितना कम वर्ड में जो है सूत्र का क्या होता है। अगर कैरेक्टरिस्टिक देखे किसी सूत्र का तो उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि कम से कम वर्ड में ज्यादा से ज्यादा चीज बोलने की कोशिश की जाती है। उसी तरह आपका रिसर्च टॉपिक होता है, जो भी आप रिसर्च करती हैं वो कम से कम वर्ड्स में ज्यादा से ज्यादा आपको जो है इंफॉर्मेशन देना ही जो है आपका वो टॉपिक आप ऐसा डिजाइन कीजिए। और टॉपिक 10 बार लिखिए, 20 बार लिखिए, 25 बार लिखिए कॉपी में, और इसको करके देखिए कि मतलब जब जो मैं टॉपिक बना रही हूँ किसमें कम वर्ड में ज्यादा इंफॉर्मेशन आ रहा है। ठीक है, जब आप वो भी बोलते हैं ना असंधि, जहाँ जिसमें संशय ना हो सूत्र में, वैसे इसमें हमारा टॉपिक क्लियर होना चाहिए, डाउट नहीं होना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल, हाँ, सूत्र का जो कैरेक्टरिस्टिक है मैं भूल गई, मुझे याद नहीं है। तो वो जो कैरेक्टरिस्टिक है वो सारा कैरेक्टरिस्टिक आपको यहाँ पे भी यूज करना है कि कम से कम वर्ड में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिले पढ़ने के बाद जो आप टॉपिक पे काम कर रहे हैं। ठीक है, ये Yes, समझ ma'am. में आ गया सबको? आगे बढ़े? हाँ जी मैम। जी, ठीक है। तो ये है आपका कि आपका रिसर्च टॉपिक, आप लोग जो भी काम करना चाहते हैं ना एक बार लिख के देखिएगा। ठीक है, ये लिखा हुआ है आजकल में, मैं आपको जो भी पढ़ाऊंगी मैं स्लाइड्स आपको दे दूंगी, और साथ ही साथ आप जो है ना वो नोट्स भी बनाने का कोशिश करें, जो भी आप पढ़ रहे हैं समझ रहे हैं ना। ठीक है, तो आप कोई भी टॉपिक पे, कोई भी डायबिटीज ले लीजिए, बहुत सारा प्रॉब्लम है दुनिया में, उस टॉपिक पे जो है आप कोशिश कीजिए अपना टॉपिक बनाने का कि आप कैसे लिख पा रहे भी है कि नहीं लिख पा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में है कि ये तो मैंने आपको होमवर्क दिया था, ये होमवर्क कल करके लगेगा, इस पे डिस्कस कर लेंगे हम एक बार। ठीक है, यही आपको होमवर्क दी थी कि 2 एग्जांपल्स आपको लिख के लेके आना है, डिस्क्रिप्टिव पे, कोरिलेशनल पे और कॉजल पे। ठीक है, लिटरेचर रिव्यू मैं आपको बताई थी ना कि हम लिटरेचर रिव्यू करते क्यों है, बताइए क्या पर्पस है, क्या क्या प्रोसेस होता है, आप लोग बताइए मुझे क्या क्या जानते हैं। मैम लिटरेचर रिव्यू में मैम हमको दृष्टिकोण के इसलिए लिए करते हैं। ये हाँ बताइए, एक एक जन बोलिए, एक एक करके। हाँ, तो इसलिए हम करते हैं मैम कि हम प्रीवियस इस पे क्या रिसर्च हुआ है, जो हम टॉपिक ले रहे हैं इसके पहले हुआ उस पे काम, और इससे हमको हमारा टॉपिक किस तरह अलग बनाना है, तो ठीक है, इसलिए हम करते हैं। और कोई बोल और रहे थे? इसलिए भी करते हैं क्योंकि इससे ये कंफर्म हो जाता है कि जो टॉपिक हमने लिया है कहीं ऐसा तो नहीं इस पे ऑलरेडी रिसर्च हो रखी हो, तो वो वेरी भी गुड, आइडिया हमें लग जाता है। ठीक है, और कोई, और क्यों करते हैं हम? हाँ, हम ये भी कर सकते हैं लिटरेचर रिव्यू के थ्रू कि टॉपिक को कैसे नोवेल और इनोवेटिव बना सकते हैं। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि लिटरेचर रिव्यू कब ज्यादा करना चाहिए, रिसर्च करने के पहले कि रिसर्च करने के बाद? मैम पहले पहले करना चाहिए। पहले करना चाहिए। ठीक है, पहले क्यों करना चाहिए? हेल्प पहले करेगा से टॉपिक करना डिसाइड होगा। करने में। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो अब हम देखते हैं कि आगे लिटरेचर रिव्यू क्या होता है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर रिव्यू हम कैसे करते हैं, बता सकते हैं कैसे कैसे कर सकते हैं हम लिटरेचर रिव्यू? मैम गूगल इस पे हम सर्च करते, जैसे जो साइट्स है पूरे पबमेड, इस पे गूगल स्कॉलर्स पे जाके हम इसके पहले ठीक है, कौन से रिसर्च हुए हैं वो देखते हैं ना। मैम शोध गंगा है, इन पर जाके ठीक भी है, रिव्यू कर सकते हैं। स्कॉपस है। ठीक है, और मैगजीन्स है, जर्नल्स है। ठीक है, पबमेड ऑफलाइन नहीं कर सकते हम, ऑनलाइन ही कर सकते हैं सिर्फ? नहीं, बुक्स मैम का लाइब्रेरी में कर सकते होता है बाकी। हाँ, बिल्कुल, लाइब्रेरी बुक्स टेक्स्ट से पढ़ के वेरी टेक्स्ट गुड, जो भी है। ठीक है, तो हम मैम लाइब्रेरी में भी बैठ लाइब्रेरी के कर में सकते हैं। हाँ, मैम लिमिटेशन होगा ना, लाइक किसी भी लाइब्रेरी में एक लिमिटेड कंटेंट ही होगा, यूनिवर्सल कंटेंट तो होगा नहीं। नहीं यूनिवर्सल कंटेंट नहीं होगा, लेकिन ये है कि आपको मान लीजिए ऑनलाइन, क्योंकि देखिए थीसिस है ये सब है, तो ऑनलाइन बहुत ज्यादा, ऑफलाइन आप अगर आप लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते हैं ना तो उसका इम्पैक्ट आपके, क्योंकि आपको इतना पढ़ना होता है ना कि ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही कम कम पड़ जाते हैं। आप जब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं ना तो उसके लिए बहुत पेपर पढ़ना होता है आपको, उसके बाद कोई कंक्लूजन पे पहुंचते हैं आप।
ठीक है। तो जैसे का कॉलेज की लाइब्रेरी होती है, सर दोनों तरह से कर सकते हैं, बस मैं आपसे पूछ रही थी कि क्या क्या तरीका है, क्योंकि आप लोग सब लोग ऑनलाइन के बारे में बता रहे थे ना, मैं ऑफलाइन इसलिए बोली कि ये भी एक तरीका है लिटरेचर रिव्यू करने का, कि आप किसी लाइब्रेरी में भी बैठ करके जो रिसर्च ऑलरेडी हुआ है वहां पे भी आपको इसकी थीसिस मिल जाएगी, जर्नल्स मिल जाएगी। वो लाइब्रेरी में भी एक कॉर्नर होता है जो पीएचडी स्कॉलर्स का होता है, और उसमें सारा का सारा कुछ आपको मिलता है। जैसे कि हम लोग अपने लाइब्रेरी में जाते हैं तो यहाँ पे जितनी भी रिसर्च हुई है वो सारा का सारा जो है हम लोग को वहां पे मिलता है, और हम बैठ के पढ़ते हैं वहां पे लोग। ठीक है, तो ये भी एक ऑफलाइन सोर्स है लिटरेचर रिव्यू करने का, इसलिए मैंने कहा आपसे। ठीक है, बताइए, कोई कुछ बोल रहा था? वही बोल रही, कॉलेज के लाइब्रेरी में होते हैं ना, जिसके प्रीवियस जो है स्कॉलर्स उनके होते हैं ना हमारे देखने बिल्कुल के लिए। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। ये जब हम पीएचडी खत्म कर लेते हैं तो हमें एक कॉपी अपना लाइब्रेरी में भी सबमिट करना होता है। ठीक है, ठीक है। अब ये देखिए, ये समझ में आ गया कि लिटरेचर रिव्यू इज अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ अ सेगमेंट ऑफ अ पब्लिश्ड बॉडी ऑफ नॉलेज थ्रू समरी, क्लासिफिकेशन एंड कंपैरिजन ऑफ प्रायर रिसर्च स्टडी, रिव्यू ऑफ लिटरेचर एंड थ्योरेटिकल आर्टिकल्स। ये यूनिवर्सिटी ऑफ, ये बहुत फेमस आपका ये है, इसीलिए मैं इसका सोर्स यहाँ पे डाली हूँ। तो इसको एक बार देखिएगा कि लिटरेचर रिव्यू आखिर है क्या। क्रिटिकल एनालिसिस, समरी, क्लासिफिकेशन, कंपैरिजन ऑफ प्रायर रिसर्च स्टडी, रिव्यू ऑफ लिटरेचर और थ्योरेटिकल आर्टिकल्स। ठीक है, इतने चीजों के लिए जो ब्लू इसमें है ना आपका वर्ड्स में, ये इतने चीजों के लिए हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं। कब करते हैं ये? इसका भी 3 फेज बटा हुआ है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि रिसर्च, इसको लिटरेचर रिव्यू का 3 फेज इसलिए बना हुआ है ताकि आपको याद रहे। एक है बिफोर, बिफोर मीन्स जब हम रिसर्च करने के पहले जो लिटरेचर रिव्यू करते हैं। ठीक है, मान लीजिए अभी मेरा डेटा कलेक्शन चल रहा है, मेरा फेज 2 है, तो ये ड्यूरिंग भी मुझे करना होता है। ठीक है, बिफोर तो मैं की ही हूँ, ड्यूरिंग भी करना होता है, और डेटा कलेक्शन के बाद भी करना होता है लिटरेचर रिव्यू। ये मतलब लॉन्ग जर्नी है लिटरेचर रिव्यू करने का। ठीक है, तो बिफोर कितना परसेंट कर लेना चाहिए? 80% आपका लिटरेचर रिव्यू आपको रिसर्च शुरू करने के पहले कर लेना चाहिए। ठीक है, जब आप लिटरेचर मतलब जब आप कर रहे हो, तो जैसे मेरा फेज 2 चल रहा है, डेटा कलेक्शन चल रहा है, तो बहुत सारी चीजें मुझे अभी भी लिटरेचर रिव्यू करनी होती है। ठीक है, फिर आफ्टर रिसर्च, मतलब इसके बाद भी, क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत सारी चीजें, क्या होता है, हमें पेपर, हम कुछ भी अपने मन से नहीं लिख सकते हैं। ये आप लोग सोच रहे होंगे कि बिफोर में भी कर रहे हैं, आफ्टर भी कर, मतलब ड्यूरिंग भी कर रहे हैं, आफ्टर भी कर रहे हैं, तो ये ड्यूरिंग और आफ्टर की जरूरत क्या है? बहुत बारी क्या होता है कि जब हम पेपर लिखते हैं ना, ठीक है, तो हम कुछ भी अपने मन से लिख नहीं सकते हैं, हमें उसका रेफरेंस देना होता है कि ये चीज हमने, अगर योगा जो है डिप्रेशन पे काम किया, तो ये पेपर पे हमने ये पढ़ा है, ये वहां लिखा हुआ है कि योगा डिप्रेशन पे काम किया था और इनका जो है रिजल्ट बहुत अच्छा आया था। तो इस तरह करके जो है हमें लिटरेचर रिव्यू पूरे पीएचडी में करना पड़ता है, बिफोर भी, ड्यूरिंग भी और आफ्टर भी। बिफोर आपको 80% करना होता है, ड्यूरिंग आपका 5% होता है, आफ्टर आपको 15% करना होता है। ये परसेंट वाइज बना हुआ है। आ गया समझ में? जी मैम। एज ए रिसर्चर मैं कुछ भी अपने मन से नहीं लिख सकती हूँ। मुझे कुछ भी बोलने के पहले, ठीक है, मुझे कुछ भी बोलने के पहले मुझे वो सोर्स ढूंढना होगा। मैं अपने मन से कुछ भी, आप कोई भी रिसर्च पेपर पढ़ेंगे ना, तो आप देखिएगा रेफरेंस दिया रहता है। ठीक है, एक रेफरेंस होता है। अभी मैं लिटरेचर रिव्यू कैसे करते हैं वो बताऊंगी आपको। तो एक रेफरेंस दिया होता है, तो हमें हर चीज लिखने के बाद वो रेफरेंस देना पड़ता है कि हमने वहां से पढ़ा है। ये ऑथेंटिक सोर्स ऑफ नॉलेज जो मैं यहाँ पेपर में डिस्कस कर रही हूँ, या मैं आपको कुछ भी ऐसे ही नहीं लिख सकती हूँ, चाहे वो मैं अपने थीसिस में लिखूं, चाहे वो मैं अपने पेपर में लिखूं, उसको हमें रेफर करना होता है कि ये पेपर वहां पब्लिश हुआ था, इस पेपर से हमें ये नॉलेज मिला है, और ये मैं प्रूव करती हूँ कि ये पहले ऐसा हुआ है। ठीक है, हम अपने मन से कुछ भी नहीं लिख सकते रिसर्च पेपर में। ठीक है, बिब्लियोग्राफी बोलते हैं ना उसको। हाँ, इसको जो है ना आपको मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी बोलने के पहले, लिखने के पहले आपको उसका रेफरेंस चाहिए होता है। हम अपने मन से, चाहे वो बुक का रेफरेंस दीजिए, चाहे आप रिसर्च पेपर का रेफरेंस दीजिए, लेकिन आपको उसका रेफरेंस साइट करना जरूरी है। तो हमें हर टाइम पे इसलिए लिटरेचर रिव्यू करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि हमें स्टडी शुरू करने के पहले मेरा 80% लिटरेचर रिव्यू हो जाए। ठीक है, आगे बढ़े? क्लियर है यहाँ तक सबको? ठीक है, अब लिटरेचर रिव्यू, वाई लिटरेचर रिव्यू और पर्पस क्या है? ठीक है, तो लिटरेचर रिव्यू क्यों करते हैं, एक दिन हमने डिस्कस किया था, एक बार मैं फिर से सारा पॉइंट पढ़ देती हूँ, अगर किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम हो
ठीक है, तो आप पूछ सकते हैं। टू नो व्हाट हैज बीन डन एंड व्हाट नीड टू बी डन। अभी आप लोगों ने ही मुझे बताया कि क्या हो चुका है और क्या करना चाहिए, ये आपको लिटरेचर रिव्यू से ही पता चलता है। ठीक है, ये भी पॉइंट मुझे आप लोगों ने ही बताया। टू इंश्योर, जो सेकंड पॉइंट है, टू इंश्योर नोवेल्टी, अवॉइड डुप्लीकेशन, ये वर्ड अभी ये कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया था। ठीक है, टू अंडरस्टैंड द फील्ड, टू अंडरस्टैंड द रिसर्च गैप, जो मैंने आपको उस दिन एग्जांपल दिया था ना कि जब हमने लिटरेचर रिव्यू तो देखा, जब हमने लिटरेचर रिव्यू किया तो हमने क्या 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 देखा कि हमें केक बनाना है और सबने ओवन में ही बनाया है, किसी ने कुकर में नहीं बनाया है। ये बात हुई थी ना हमारी। तो टू अंडरस्टैंड द रिसर्च गैप, ये भी जानने के लिए हमें लिटरेचर रिव्यू करना होता है। डीलिमिटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, ठीक है। गेनिंग मेथोडोलॉजिकल इंसाइट, जो भी मेथड्स में क्या क्या हो गए, डिजाइन, मेथड, टूल्स, इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स। ठीक है, आइडेंटिफाइंग रिकमेंडेशन फॉर फर्दर रिसर्च बाय अदर। ठीक है, हम लोग जब पेपर लिखते हैं ना तो उसमें लिमिटेशन में और फ्यूचर स्टडी में क्या होना चाहिए वो भी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैं रिसर्च की और मुझे लगा कि मेरा रिसर्च यहाँ तक लाके मैंने पीएचडी डिग्री तो ले लिया, लेकिन इसके आगे भी मैं रिसर्च को लेके जा सकती हूँ, या इसके बाद भी मेरे पेपर पे कोई रिसर्च कर सकता है। ठीक है, मान लीजिए मेरी लिमिटिंग फैक्टर है कि मेरा जो सैंपल है वो सिर्फ मैंने लड़कियों पे किया, लड़के नहीं थे उसमें, तो कल को स्टडी होगा तो इस फैक्टर को आगे ले जाकर के वही सेम रिसर्च, ठीक है, हम अदर सैंपल्स लड़के लड़की दोनों को मिला के भी कर सकते हैं। मतलब जो हमारा लिमिटेशंस ऑफ स्टडी होता है ना, उसको हम आगे हम रिकमेंडेशन देते हैं कि आगे इसको हम पढ़ा सकते हैं या आगे भी इस टॉपिक पे रिसर्च किया जा सकता है, क्योंकि जो मैंने रिसर्च किया है उसका लिमिटेशन ये था, तो आगे भी अगर कोई रिसर्च करना चाहता है तो इस टॉपिक पे फर्दर रिसर्च कर सकता है। ठीक है, जब आप लिटरेचर रिव्यू अभी पेपर पढ़ेंगे ना तो शुरू में थोड़ा सा आपको लगेगा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है या कुछ आपको हो नहीं रहा है, लेकिन जब एक बार आपको पेपर समझ में आने लगता है ना तो फिर मजा आता है उसको पढ़ने में। ठीक है मैम, मेरा हाँ एक क्वेश्चन है। हाँ जैसे कि अगर कोई हमारा रिसर्च टॉपिक है, लाइक यही है, भ्रामरी प्राणायाम का स्ट्रेस हाँ लेवल हाँ पे कितना असर पड़ता है, तो हाँ जो हाँ। लिटरेचर रिव्यू होता है वो उसी टॉपिक के ऊपर हमें रिव्यू करना चाहिए या फर्दर, मतलब वही एक। नहीं, एक्चुअली जो हम रिव्यू करते हैं ना तो वो रिव्यू करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बोला ना कि आपके टॉपिक में आपको आपका क्या क्या इंटरवेंशन दे रहे हैं, आपका सैंपल क्या है, ये सारी चीजों से हमें कीवर्ड बनाना चाहिए। ठीक है, कि जैसे मान लीजिए इंटरवेंशन हम योगा दे रहे हैं, सैंपल हम जो है एडोलेसेंट ले रहे हैं, तो वो जो मैं आपको लिख के दी हूँ ना उस पे आप कीवर्ड बनाइए। जब उस कीवर्ड को आप डालेंगी ना तो आप देखेंगे वो सारा का सारा पेपर आ गया आपके पास। उसी से एक कीवर्ड बनाना पड़ता है हमें, जो वो गुड रिसर्च क्वेश्चन का जो क्वेश्चन कैसा होना चाहिए उसका मैंने जो आपको दिया हुआ है, बस उसी पे आप जो है कीवर्ड बनाइए और कीवर्ड्स बना के सर्च कीजिए, तो देखिएगा वो सारा का सारा पेपर आ जाएगा आपके पास। और वेरिएबल बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी अभी टाइम होता है तो मैं वेरिएबल आपको खत्म ही कर दूंगी, वेरिएबल बहुत ज्यादा ये नहीं है। ठीक है, तो ये चीज का बहुत ध्यान ध्यान रखना चाहिए कि आपका वेरिएबल क्या ले रही हैं आप अपने रिसर्च में। ठीक है, कोई क्वेश्चन और किसी का कोई क्वेश्चन? मैडम यदि फंडामेंटल करना है हमको हाँ हाँ, तो उसमें क्या करना चाहिए? देखिए फंडामेंटल हो गया, बेसिक हो गया, प्योर रिसर्च हो गया, ये सब एक ही रिसर्च होता है। ठीक है, वो तरीका मतलब आप कैसे कर रहे हैं, किस चीज के ऊपर कर रहे हैं, वो टॉपिक देखने के बाद ही मैं आपको बता पाऊंगी। मतलब टॉपिक आप मुझे कुछ भी थोड़ा सा हिंट्स दे देंगे कीवर्ड, तो उसके बाद ही मैं बता पाऊंगी आपको, क्योंकि हर मतलब रिसर्च जो है क्या होता है ना वो डिपेंड करता है कि आप किस टॉपिक पे कर रहे हैं। जी 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 मैडम। ठीक है, तो जब आप एक टॉपिक कीवर्ड दे देंगे कि चलिए आप डायबिटीज पे कर रहे हैं या आप तो ही मैं आपको ये चीज क्लियर कर सकती हूँ। मैम जैसे आपने अभी बताया कि लिमिटेशंस की वजह से जहाँ पर रिसर्चर अपनी रिसर्च को ब्रेक करता है, क्या वही रिसर्चर उसको कंटिन्यू कर सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। Okay. देखिए जैसे मान लीजिए बहुत सारी लेडीज है यहाँ पे, उस दिन मेरे से किसी ने पूछा भी था कि रिसर्च क्यों करना चाहिए, रिसर्च करने की जरूरत क्या है। देखिए बहुत सारी लेडीज है यहाँ पे, आप सबको मैं बताती हूँ कि आप ऐसा नहीं है, देखिए ये जितनी भी कहानी पढ़ रहे हैं हम अपनी, ये हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में पढ़ रहे हैं।
ठीक है, आप एक सर्वे करके भी आप पीएचडी कर सकते हैं। और जब आप पोस्ट पीएचडी करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं अभी पीएचडी कर रही हूँ, मेरा कल को पीएचडी कंप्लीट हो जाता है, मुझे लगता है कि मेरे टॉपिक पे मैं और भी ज्यादा इसको रिसर्च कर सकती हूँ, तो मैं पोस्ट पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकती हूँ। और अभी लेडीज को इतना अच्छा हो गया है कि अगर आप पोस्ट पीएचडी करती हैं तो आपको गवर्नमेंट पैसा देती है, 50,000 60,000 आपको इन हैंड हर मंथ मिलता है गवर्नमेंट से। और ये सिर्फ लेडीज को ही मिलता है ये स्कॉलरशिप, जो पोस्ट पीएचडी करती हैं। अगर उनको लगता है कि आप जो रिसर्च कर रही हैं वो बहुत वैल्यूएबल है, वो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए, मैंने बताया ही कि आपका टॉपिक कैसा होना चाहिए, ठीक है, तो हर महीने आपको 50,000 मिलता है। और ये सिर्फ लड़कों के लिए नहीं है, ये सिर्फ लड़कियों के लिए है। तो लड़कियों को रिसर्च फील्ड में, क्योंकि बहुत कम है हम लोग के इंडिया में, बहुत ज्यादा लड़कियां एक्टिव नहीं है रिसर्च फील्ड में, तो उनको प्रोत्साहन देने के लिए उनको ये स्कॉलरशिप दिया जाता है, ताकि वो जो है अपने पीएचडी पे, और पीएचडी अगर आपको करना है तो जरूरी नहीं है कि आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ही कीजिए, आप एक सर्वे करके भी अपना पीएचडी डिग्री ले सकते हैं, एक थ्योरेटिकल रिसर्च करके भी अपनी पीएचडी डिग्री ले सकते हैं, जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, चीजों को समझिए, कल को इंटरव्यू हो तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कैसे होता है, ठीक है। मैम वन मोर थिंग, हाँ। जैसे आपकी रिसर्च पूरी हो जाती है तो आप उसका पेटेंट आपके नाम पर आ जाएगा कि आपने किया हुआ काम है। अब अगर कोई और उसको कंटिन्यू करना चाहता है तो क्या उसे आपसे भी परमिशन लेनी पड़ेगी? देखिए ऐसा होता है कि अगर मेरा जैसे कि मान लीजिए मैं कोई मॉड्यूल ही बनाई समझिए, ठीक है, मैं कोई मॉड्यूल ही बनाई और मैंने लिख दिया, मैंने जो जर्नल है वो आपको मैं जर्नल पढ़ाऊँ, जब मैं उसको फ्री एक्सेस में करती हूँ ना, कि कोई भी मेरा जर्नल इस्तेमाल कर, मतलब कोई भी मेरा वो मॉड्यूल ही इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है, तो जो है वो किसी के लिए भी एप्लीकेबल है। लेकिन अगर मैं उसको पेटेंट कराई हूँ और मैंने लिख दिया है कि नहीं, ये मेरे से बिना पूछे कोई अपने रिसर्च में नहीं इस्तेमाल कर सकता है, या मुझे इसके लिए किसी को जो है रेवेन्यू देना होगा, ठीक है, पेटेंट हम करवा सकते हैं जो भी हम खोज कर रहे हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं होता है, पेटेंट कराने में इतना टाइम ले लेता है ना कि फिर आपका रिसर्च डिले हो जाता है। आप किसी भी चीज को पेटेंट के प्रोसेस में जाएंगे, आप गूगल करके देखिएगा पेटेंट कैसे कराते हैं, वो इतना टाइम टेकन होता है कि यानी तो आप जर्नल में लिख दीजिए कि ये मेरे परमिशन के बगैर कोई यूज नहीं कर सकता है, ठीक है। जैसे मैं आपको उस दिन बताई थी ना कि जो भी हम असेसमेंट टूल यूज करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो हमें हर चीज के लिए परमिशन जरूर लेना चाहिए। बहुत सारा चीज है जो ओपन सोर्स है, वो लिखा हुआ है कि इसे कोई भी यूज कर सकता है, या कोई भी रिसर्चर आगे यूज कर सकता है, वो पेपर में लिखा है। जब आप लिटरेचर रिव्यू करेंगे ना तो देखिएगा ये सब आपको मिलेगा उसमें। जब आप लिटरेचर रिव्यू, इसलिए मैं आपको लिटरेचर रिव्यू आज पढ़ा रही हूँ, ताकि आप 1-2 पेपर तो कम से कम पढ़ ले, 2-3 पेपर कोशिश करें। एक पेपर नहीं भी समझ में आए ना आपको, तो भी उसको पढ़िए। शुरू में ऐसा होता है कि हम लोग को कुछ भी नहीं समझ में आता है, क्या दिया हुआ है, क्यों दिया हुआ है, क्यों हम पढ़ाई कर रहे हैं इसकी। शुरू में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है रिसर्च पेपर पढ़ने में, लेकिन जैसे जैसे आप इसको हैबिट बना लेते हैं ना कि नहीं आपको पढ़ना है, आपको जानना है इसमें क्या है, ठीक है, तो बहुत सारी नॉलेज आपको रिसर्च पेपर से ही आ जाती है पढ़ते पढ़ते। मतलब आपको एक इंटरेस्ट क्रिएट करना होता है पेपर पढ़ने का, ठीक है। एक चीज और पूछना है, ये जो पोस्ट पीएचडी आप कह रहे हैं तो कंपलसरी है कि हमने जिसमें पीएचडी किया उसी में आप पोस्ट पीएचडी करेंगे या किसी में भी कर सकते हैं? नहीं, किसी में भी कर सकते हैं। अगर आपके पास पीएचडी डिग्री है और पोस्ट पीएचडी करते हैं तो आपका टॉपिक कुछ भी हो सकता है। आप या नहीं तो आप अपने जो आपने पीएचडी में टॉपिक लिया हुआ है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, या आपको लगता है कि नहीं अब मुझे किसी और पे करना है। लेकिन जो आपका, जैसे मान लीजिए आप मैनेजमेंट बैकग्राउंड से है, योगा बैकग्राउंड, तो आपको उसी चीज पे पीएचडी, जो आपका क्वालिफिकेशन होता है ना, आपको अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग पीएचडी करना चाहिए। ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है, तो ये चीज है। तो आप मतलब ये सारी चीजें जानिए, इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आप अगर थ्योरेटिकल रिसर्च भी करती हैं, एक डिस्क्रिप्टिव रिसर्च भी करती हैं, तो वो सारा आपको पीएचडी डिग्री में ही। कल को मान लीजिए 10 लोगों को पीएचडी मिला है तो 10 लोग तो 10 तरह की पीएचडी कर रहे हैं, ठीक है। कोई कोई डिस्क्रिप्टिव कर रहा है, कोई थ्योरेटिकल कर रहा है, कोई एक्सपेरिमेंटल कर रहा है, लेकिन डिग्री तो सबको पीएचडी की ही मिल रही है ना, ठीक है। तो कोई किसी को लगता है कि आप एक्सपेरिमेंटल नहीं कर सकते हैं तो उसका नॉलेज जरूर रखिए। और बाकी बहुत सारे ऑप्शन है आपको, मतलब आपको अपने टॉपिक चुनने के लिए। मैम वन मोर थिंग, हाँ। प्रीवियस क्लास का क्वेश्चन है सेशन का। मैम जैसे किसी आप एक टॉपिक था योगी का इंटरव्यू, मैम इस तरीके के जो होते हैं रिसर्च टॉपिक, मैम ये भी बेसिक रिसर्च में भी इसकी कोई सब कैटेगरी होती है क्या?
नहीं नहीं, ये आपका बेसिक रिसर्च तो नहीं हुआ, ये आपका जो है जैसे कि आप किसी का इंटरव्यू, जैसे कि अभी एक दो पेपर मैं भी देखी थी इधर कि जितने भी अभी योगा टीचर्स है ना, उस उनके ऊपर ये हुआ था, रिसर्च हुआ था, ठीक है। तो वो इंटरव्यू के थ्रू ही लिया गया था उनसे कि उनको क्या लगता है फ्यूचर वो है, योगा में बजट होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो बड़ा अच्छा पेपर था वो। तो ये आप इसको जो है बेसिक रिसर्च, क्योंकि ऑलरेडी रिसर्च तो हो गया ना इसके ऊपर, तो ओके। ये जो इंटरव्यू वगैरह आप ले रही है ना, ये एक सर्वे की तरह हो सकता है कि चलिए जितने भी योगा टीचर है मैंने उनसे एक सर्वे ले लिया, एक क्वालिटेटिव डेटा तैयार कर लिया कि उनको क्या प्रॉब्लम फेस आ रही है, उन्होंने क्यों किया, मतलब कुछ क्वेश्चंस हमने बना लिए और उनसे हमने पूछना शुरू कर दिया एक सर्वे की तरह। तो एक सर्वे, वो एक डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हो गया। तो मैम इसमें भी सैंपल लिमिटेशन होती है क्या, सैंपल साइज की? नहीं, कम से सैंपल कम आपको सैंपल साइज अभी आगे हम पढ़ेंगे, सैंपल साइज कैलकुलेशन करना होता है। एक्चुअली क्या है कि इंडिया का पॉपुलेशन है, मतलब जो आपका पॉपुलेशन होता है ना, जैसे मान लीजिए मैं अपने सर्वे में टीचर्स को ले रही हूँ, तो उसमें मुझे देखना पड़ेगा कि कितने गवर्नमेंट टीचर है, कितने प्राइवेट टीचर्स है, वो डेटा मुझे लेना होगा। फिर उस डेटा के बेसिस पे मुझे ये पता करना होगा कि मेरे सर्वे के लिए कितने टीचर्स जरूरी है, कितने टीचर चाहिए। तो वो सैंपल साइज कैलकुलेशन हम लोग आगे पढ़ेंगे कि सैंपल का जो है कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कि जो मैं सैंपल ले रही हूँ वो कितना होना चाहिए उसका जो है। हाँ, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है? मैडम ये थियोरेटिकल रिसर्च में जैसे अपन भगवत गीता पे योग के बारे में ले रहे हैं, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, हाँ तो हाँ, इस पे पहले से जो रिसर्च हो गई होगी तो उस पर दोबारा नहीं कर सकते मैडम? नहीं देखिए, पहले से जो रिसर्च हो गई है तो उसमें कुछ ना कुछ तो आपको नोवेल्टी लाना होगा ना। मान लीजिए कि पहले थ्योरेटिकल रिसर्च वो देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर आप वही रिसर्च बाद, मतलब उसी रिसर्च को दोहरा रहे हैं, तो आप कुछ नया तो नहीं कर रहे हैं ना, वो कैसे बेनिफिट होगा। मान लीजिए कल को मुझे एक ही रिसर्च टॉपिक पे, इवन कि आपको पब्लिकेशन में भी दिक्कत होगा, कल को किया हुआ रिसर्च को आप फिर से करके पब्लिकेशन वाले को भी ढूंढेंगे ना, कि जी क्योंकि जी जर्नल पब्लिकेशन तो कराना पड़ता है, तो फिर वो दिक्कत आती है। कुछ ना कुछ नॉवेल्टी होना चाहिए आपके रिसर्च में, चाहे वो आप सैंपल साइज, यानी तो आप अपना जैसे मान लीजिए कि वो एडल्ट के ऊपर भगवत गीता चैंटिंग पे होता है, या आपको देखना पड़ेगा, वो सारा चीज आपके टॉपिक पे डिपेंड करता है, लेकिन नॉवेल्टी होना चाहिए आपके पेपर में, किसी भी तरह करके आपको उसमें नॉवेल्टी लेके आना है, ठीक है। वो क्रिटिकल जी एनालिसिस यही तो हुआ कि आप उसको नॉवेल्टी कैसे लेके आए उसमें, ठीक है। थैंक यू मैडम। ओके, ठीक है, आगे बढ़े हम। ये क्लियर है कि लिटरेचर रिव्यू क्यों करते हैं और क्या पर्पस है इसका, ठीक है। मैम अब देखिए इसका प्रोसेस क्या है, ठीक है। डिफाइन क्लियरली व्हाट इज टू बी सर्च्ड। अब लिटरेचर रिव्यू क्यों करते हैं, क्यों होना चाहिए, ये सब चीज हम जान चुके हैं। अब प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं कि लिटरेचर रिव्यू का प्रोसेस क्या है। तो हमें जो है ऑनलाइन डेटाबेस के लिए, मैंने कहा ना कि दो तरह से लिटरेचर रिव्यू करते हैं, एक ऑनलाइन करते हैं और ऑफलाइन करते हैं। अगर ऑनलाइन मान लीजिए हमें कोई बीमारी वगैरह का देखना है, तो उसके लिए आपका जो है पबमेड सबसे अच्छा होता है। जितने भी मेडिकल जर्नल है आपको सब पबमेड में मिलेंगे। जो भी आपका अस्थमा है, जो भी बीमारी से रिलेटेड आपको कोई काम करना है, तो ये पबमेड सबसे अच्छा है। यहाँ पे आपको सब अच्छे अच्छे जर्नल मिल जाएंगे। हम लोग को भी कहा जाता है कि जो पबमेड जर्नल है, कोशिश करना चाहिए कि हमें उसी में अपना रिसर्च पब्लिश करना चाहिए, ठीक है। साइंस डायरेक्ट है, साइकनेट नेक्स्ट है, जिसको भी साइकोलॉजिकल रिसर्च जो करते हैं उनके लिए जो है ये साइकनेट। उसके बाद इरिक है, उसके बाद लिटरेचर कैन बी ऑब्टेन थ्रू ऑफलाइन मींस। ऑफलाइन कैसे होता है, जैसे हम लाइब्रेरी में, अभी किसी ने एग्जांपल दिया था कि प्रिंट जर्नल इन द लाइब्रेरी, ठीक है। करते कैसे है, सॉरी, करते कैसे हैं। अब मैंने कहा था कीवर्ड्स बनाने पड़ते हैं आपको, ठीक है। तो कीवर्ड्स जो है, अब जैसे मान लीजिए कि, अच्छा मुझे एक बात बताइए आप लोग, अगर मुझे जो है रिसर्च लिटरेचर रिव्यू करना है, तो मैं 10 साल पुराना डेटा देखूं या जो 5 साल पुराना डेटा है उस पे फोकस करूं? किस पे फोकस करना चाहिए? बहुत पुराने डेटा पे पहले फोकस? 5 साल पहले। पहले तो मैम 5 साल पर साल पुराना दोनों भी पर। देखना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड। एक्चुअली क्या होता है कि देखिए, जो हमारा पुराना रिसर्च हो चुका है उसको तो ऑलरेडी वो फिल्टर हो चुका है, उस पर तो ऑलरेडी काम हुआ हुआ है। हमें हमेशा रिसेंट स्टडी देखना चाहिए। जितना स्टडी रिसेंट होगा, जैसे 5 साल पहले जो है मेरे टॉपिक पे क्या हो चुका है, ठीक है, 4 साल पहले क्या हो चुका है, 3 साल पहले, रिसेंटली हमें देखना चाहिए कि हमारे टॉपिक पे क्या क्या हो चुका है,
ठीक है, बहुत पुराना 10 साल पुराना हमें नहीं जाना चाहिए, उतना पुराना। तो वहां पे फिल्टर का भी ऑप्शन होता है कि हम इसको पूरा एक क्लास दूंगी मैं, इसको बताने में आपको प्रैक्टिकल क्लास दूंगी मैं कि कैसे करते हैं इसको। ठीक है, ईयर, ऑथर, टॉपिक, ये सब का फिल्टर करने का तरीका होता है। ठीक है, रिलीवेंट आर्टिकल, जैसे मैंने आपको बताया ना कीवर्ड्स बनाने होते हैं। कीवर्ड्स कैसे बताया था मैंने कि आपका इंटरवेंशन योगा है तो योगा देख दीजिए, आपका सैंपल एडोलेसेंट है तो एडोलेसेंट लिखिए, आप अगर अस्थमा पे कर रही हैं तो अस्थमा लिखिए। ठीक है, इस तरह करके आपको कीवर्ड बनाने होते हैं। आप लोग आज अपने अपने मन में सोच के रखिएगा, ठीक है, कि आपको किस टॉपिक पे जो है लिटरेचर रिव्यू करना है। तो कल मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी कि पेपर कैसे निकालते हैं, क्या तरीका होता है, और कैसे जो है पेपर हम लोग उसको कैसे हमें पढ़ना चाहिए। ये पूरा कल मैं इसी का क्लास दूंगी आपको। ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, तो अभी उतना टाइम है नहीं। तो कल मैं आपको सिर्फ यही करके दिखाऊंगी कि लिटरेचर रिव्यू करते कैसे हैं, प्रैक्टिकली करके बताऊंगी मैं आपको। आप लोग अपना ये होमवर्क जरूर कीजिएगा कि आपको किस टॉपिक पे करना है, हम टॉपिक वाइज सेलेक्ट करेंगे ताकि आपको पता चले कि आपको कैसे लिटरेचर रिव्यू करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है रिसर्च स्टेप का, लिटरेचर रिव्यू। तो ये हम लोग को बहुत अच्छे से करना है। ठीक है जी। आज मैं रिसर्च मैडम ये आज आध्यात्म हाँ, बताइए। ये आध्यात्म स्पिरिचुअल जैसे है, इसकी ये कौन से उस पे वेबसाइट पे मिलेगा मैडम, रिसर्च अपना इसकी डिटेल? ये देखिए, आपको जो योगा रिसर्च आप अभी शुरू में तो मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि गूगल स्कॉलर पे जाइए। ठीक है, एक बार आपको गूगल स्कॉलर करना आ गया ना, तो जी जी। वो फिर उसके बाद फिर ये सब एक जैसा ही है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत का ही अंतर होता है फिल्टर करने में। बाकी जो है, अगर आप एक बार गूगल स्कॉलर पे आपका कमांड आ गया, और गूगल स्कॉलर पे योगा के सारे पेपर मिल जाते हैं। पबमेड में तो कम मिलते हैं, अगर जी आरसीटी जी डिजाइन का देखें योगा डाले तो बहुत ज्यादा पेपर नहीं है पबमेड में। ठीक है, मैम जी सर। शोध गंगोत्री में भी मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने शोध गंगा एक्चुअली क्या होता है ना कि जैसे मान लीजिए जब हमने रिसर्च पूरा कर लिया तो हमें थीसिस बनानी होती है। ठीक है, तो उस थीसिस के लिए जो है हमें शोध गंगा के ऊपर डालना होता है। अगर आपको जर्नल पेपर देखना है ना, तो आपको इसी तरह का ऑनलाइन साइट यूज करना होता है, जैसे पबमेड हो गया, गूगल स्कॉलर हो गया, ये सारी चीजें हो गई। ठीक है, मैम कुछ टेबल भी है ना मैम, जिसमें कुछ पे करने का बोलते हैं वो? पे करने का तो किसी में, अच्छा वो जर्नल्स एक्चुअली क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मैंने अपने जर्नल्स जो है मैंने अपना पेपर छापा। ठीक है, तो इसका एक वर्ड होता है ओपन एक्सेस। ओपन एक्सेस मतलब हुआ कि कोई भी पढ़ सकता है, किसी के लिए भी ओपन है वो। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि मैंने अपना बोला कि नहीं मुझे ओपन एक्सेस नहीं देना, तो उसके लिए रिसर्चर को भी पैसा देना पड़ता है। जो काम मेरा 50,000 में हो जाएगा ओपन एक्सेस में, उसका मुझे 1.5-2 लाख रुपया देना होगा क्लोज एक्सेस कराने में। मतलब कि कोई मेरे परमिशन के बिना इसको नहीं, या मुझे पैसे दिए बगैर नहीं पढ़ सकता है। तो जब आप जर्नल देखेंगे ना, तो उसमें देखेंगे एक वर्ड आएगा ओपन एक्सेस। ओपन एक्सेस मतलब ओपन फॉर ऑल, कोई भी पढ़ सकता है वो जर्नल। मतलब वो पेपर जो ओपन एक्सेस पेपर में हमने दिया है, तो उसमें हमें भी कम पैसे लगते हैं जब ओपन एक्सेस होता है। तो वो कल हम करेंगे ना, तो ये सब रखिएगा याद, मैं आपको बताऊंगी कैसे इसको देखते हैं, उसको भी देखने का एक तरीका होता है। ठीक है, यस मैम। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा आपको वेरिएबल्स बता देती हूँ क्या होता है, क्योंकि क्या होगा कि आप लिटरेचर रिव्यू कीजिएगा तो वेरिएबल्स अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो ये परेशान करेगा फिर वर्ड आपको। अच्छा, वेरिएबल से क्या क्या समझते हैं आप लोग? मैम जो चीज वेरी करती है, अप एंड डाउन करती है, अप एंड डाउन करती है, जिसको हम मेजर भी कर सकते हैं वेरिएबल। कोई कोई वेरिएबल ऐसा भी होता है कि जिसका मेजरमेंट लेना आसान होता है। ठीक है, वेरिएबल जो है हम इसको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, याद रखिएगा ये जो भी आप पढ़ रहे हैं ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वेरिएबल क्या है कि जो वेरी करता है, जो चेंज करता है। अब वेरिएबल यूज क्यों करते हैं हम रिसर्च में, और ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ही यूज होता है। मेजर करने के लिए, चीजें रिजल्ट काउंट देखने करने के लिए के लिए। मैम क्या रिजल्ट अकाउंट है अगर। बनाने के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, जो वेरी करता है, जो चेंज करता है, वही वेरिएबल हो सकता है। अब मैं बोलूं कि कोई नाम वेरी वेरी कर सकता है, नहीं हो सकता है। आदमी वेरी कर सकता है, नहीं हो सकता है। वो वेरिएबल, तो वेरिएबल का क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है आपके अकॉर्डिंग? कौन कौन सा ऐसा चीज है जो वेरिएबल है जिसको बोल सकते हैं हम? जिससे योग का और अपना मेटाबॉलिज्म हो गया, जैसे मोटापे का, जैसे योग का वेरी मोटापे गुड, पे क्या प्रभाव ठीक पड़ेगा। है, ठीक है, तो वेरी एक गुड, मेटाबॉलिज्म हो गया और दूसरा अपना योग हो गया। ठीक है। और कोई एग्जाम्पल बताइए, बहुत बहुत अच्छा बोला आपने, बताइए कोई और।
डिसीजेस मैम, अभी जैसे मैं डिप्रेशन बोल रही थी, एंजाइटी बोल रही थी, ये सभी तो वेरिएबल है। डिप्रेशन डिसीजेस मैम, योगा ऑल डिसीजेस। ठीक है, मैम डिजीजेस जितने भी है, मेरा ठीक। एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ बताइए। हाँ जी, अभी पहले किसी ने बोला था कि हम प्लांट्स को भी वेरिएबल्स की काउंट कर सकते हैं, तो हम ह्यूमन को नहीं कर सकते, क्योंकि पहले वो इन्फेंट होता है, फिर वो चाइल्ड है, फिर वो अडल्ट है, फिर वो बिल्कुल ओल्ड एज में बिल्कुल आ रहा है। बिल्कुल। एक्चुअली क्या होता है, उस स्टडी को ना हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्टडी बोलते हैं, मतलब उसमें बहुत टाइम लगता है। ऐसे स्टडी में ओके क्या होता है कि जैसे कि हम एक क्रॉस सेक्शनल स्टडी होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल स्टडी होता है। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी हो रहा है कि हम एक ही आदमी पे कर रहे हैं। जब वो 1 साल का था तब हम करना स्टार्ट किए थे, और जब तक वो 10 साल तक का पहुंचा तो हम 10 साल तक, इसीलिए इसको लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं। बहुत टाइम लगता है इस स्टडी में, तो बहुत कम लोग करते हैं इस स्टडी को, तो इसको लॉन्गिट्यूडनल स्टडी बोलते हैं। इस तरह के करते हैं हम ओके लोग, मैम, थैंक यू। ठीक है। ठीक है, तो ये सारे वेरिएबल्स हुए जो आप लोगों ने बताया, या जो मैं एंजाइटी, डिप्रेशन ये सब बोलते रहती हूँ जिसपे योगा काम करता है, ये सब वेरिएबल हुए। जो डिजीज आप लोग बोल रहे हैं, बहुत सारे डिजीज जो है वेरिएबल हुए। अब वेरिएबल्स देखिए 3 तरह के होते हैं, इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है, और कंपाउंडिंग में। ठीक है, आज इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट पढ़ाऊंगी, फिर कंपाउंडिंग बताऊंगी क्या होता है। अच्छा ये बताइए आप लोग मुझे कि सबके घर में रेगुलेटर और पंखा है? यस जी मैम। मैम। सीलिंग फैन और रेगुलेटर सबने यूज किया हुआ है। तो आज हम वेरिएबल्स को बिल्कुल सिंपल तरीके से पढ़ेंगे, बिल्कुल सरल तरीके से पढ़ेंगे। एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रही हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। तो ये देखिए, एक मिनट में, ये है आपका रेगुलेटर, ठीक है। ये है आपका पंखा, फैन, ठीक है। सुन पा रहे हैं सब लोग? यस मैम। जी मैम। ध्यान से सुनिएगा। स्क्रीन नहीं दिख रही मेरा, स्क्रीन नहीं दिख रही, विजुअल नहीं हो रही। स्क्रीन विजिबल नहीं है? विजिबल है, विजिबल विजिबल है ना स्क्रीन? जी यस मैम, विजिबल। यस मैम, विजिबल है। ठीक है, चलिए ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसके बाद आप कोई भी बुक पढ़ेंगे या आपको दिमाग में ही ऐसे याद रहेगा। तो अब हम इसमें 2 तरह का वेरिएबल पढ़ते हैं। ये है रेगुलेटर, ठीक है, और ये है फैन, सीलिंग फैन, ठीक है। तो हम रेगुलेटर से क्या करते हैं, मान लीजिए ये रेगुलेटर किसके हाथ में होता है, आप लोग अपने आप को रिसर्चर समझिए, ठीक है। तो ये रेगुलेटर को कौन कौन कंट्रोल कर रहा है? रिसर्चर कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। और इसका इफेक्ट कहाँ पे दिख रहा है? जब हम ये फैन को यहाँ पे, जैसे मान लीजिए हम इस पे बना होता ना कि 3 पे 4 पे फैन का स्पीड है ना, ठीक है, ऐसे ऐसे बना होता है। तो ये फैन है, ये रेगुलेटर है। तो आप रेगुलेटर को इंडिपेंडेंट वेरिएबल मान के चलिए। जो भी क्वालिटी आपका रेगुलेटर का है वही कैरेक्टरिस्टिक आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल का होता है। इसको मैं IV लिखती हूँ, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और ये जो फैन है ये है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, इसको मैं लिखती हूँ DV, ठीक है। अब ये देखिए कैरेक्टरिस्टिक कैसे कैसे पता चलेगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है कि इसका कमांड किसके हाथ में है? रिसर्चर के हाथ में है। इसको कंट्रोल कौन करता है? रिसर्चर करता है। इसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। मैनिपुलेट कैसे कर सकते हैं कि कभी ये 1 पे है, कभी ये 3 पे है, कभी ये 4 पे है, कभी ये 5 पे है, ठीक है। और इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? जब हम इसको जो है मैनिपुलेट कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? फैन पे पड़ रहा है, इसके स्पीड पे पड़ रहा है। कभी हम इसको 3 पे चला रहे हैं, कभी 4 पे चला रहे हैं, इसके स्पीड पे का चल रहा है। स्पीड भी तो आपका वेरिएबल है, ठीक है, स्पीड भी वेरिएबल है ना, वो भी तो चेंज कर रहा है। आप यहाँ से चेंज कर रही है ना, कभी फैन को, सीलिंग फैन को आप कभी 3 पे चला रही है, कभी 2 पे चला रही है, कभी 1 पे चला रही है। तो इसका इफेक्ट जो है स्पीड पे पड़ रहा है ना फैन के, ठीक है। तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल का कैरेक्टरिस्टिक है। इसको हम सरल तरीके से समझने के लिए मैं आपको रेगुलेटर और फैन का एग्जांपल दी हूं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है इसमें रिसर्चर का कंट्रोल रखता है। इसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं 1 2 3 4 पे, ठीक है। जो इफेक्ट आता है उस पे किस पे आता है? डिपेंडेंट वेरिएबल पे आता है, ठीक है। तो फैन के स्पीड पे इफेक्ट आ रहा है। तो अगर मेरे से कोई पूछता है कि किस वेरिएबल पे इफेक्ट आता है, ये क्वेश्चन आया हुआ, ये बार बार आता है,
ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे इफेक्ट आता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल पे इफेक्ट आता है, तो इफेक्ट मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल पे आता है। ठीक है, आई बात सबको समझ में? जी मैम। सब लोग समझ गए इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल? जब भी आपको कोई Yes, ma'am. इस तरह का क्वेश्चन आए वेरिएबल का, तो इस चीज को रखिएगा जरूर ध्यान, क्योंकि इसके जितनी कैरेक्टरिस्टिक है वो सारा डिपेंडेंट वेरिएबल को फॉलो करता है, और ये जो है सब इंडिपेंडेंट वेरिएबल को फॉलो करता है। आप लोग सब लोग इसको यूज किए हुए, तो इसीलिए मैंने ये एग्जाम्पल दिया आपको। ठीक है, जी हाँ। आया समझ में? इंडिपेंडेंट वेरिएबल बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मैम, बहुत ही अच्छा था और बहुत ठीक सरल तरीके से समझाया, धन्यवाद। ठीक है, तो कभी भी आपको क्वेश्चन आए इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल का, तो ये याद रखने का तरीका है, इसको दिमाग में रखिएगा। नहीं भी पढ़ के जाइएगा तो आप क्वेश्चन करके आ सकते हैं। ठीक है, अब आप सबको समझ में आ गया, तो मेरे एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए, योगा क्या होगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा कि डिपेंडेंट वेरिएबल होगा? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। वेरी गुड। ठीक है, कि जब हम योगा का इंटरवेंशन देते हैं तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और जब एंजाइटी, डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर, ये सब को जो डिपेंडेंट वेरिएबल को हमेशा हम नाप सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। डिपेंडेंट वेरिएबल को हम हमेशा नाप सकते हैं, तो ये हमेशा जो है ये असेसमेंट टूल की तरह काम करता है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे पंखे का स्पीड हम नाप सकते हैं ना, ठीक है, यहाँ से मैनिपुलेशन हो रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो हम पंखे का स्पीड तो नाप सकते हैं ना। कभी हम 3 पे दे रहे हैं तो कितने स्पीड से चल रहा है, 4 पे दे रहे हैं तो कितने स्पीड पे चल रहा है। ठीक है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल को ही हमेशा हम नापते हैं जब भी हम असेसमेंट टूल बनाते हैं, चाहे डिप्रेशन क्या, योगा क्या, मतलब जैसे कि मेरा है ना कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, योगा है। तो योगा क्या है कि किस चीज को, मतलब जो योगा हम दे रहे हैं उसको नापना भी तो पड़ेगा, तो डिपेंडेंट वेरिएबल को हमेशा जो नापने वाला हो, जैसे एंगर को हम नाप सकते हैं, डिप्रेशन को नाप सकते हैं। ठीक है, साइकोलॉजिकली ये सब हम लोग जो है मेजर कर सकते हैं, तो यही आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। आई बात समझ में? तो Yes, ma'am. इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है क्या क्या हो गया कि इसको हम नाप सकते हैं, इस पे इसका इफेक्ट आता है। ठीक है, ये जो है आपका जो भी इफेक्ट आएगा इसी के ऊपर आएगा, जब भी हम इसको डिपेंडेंट वेरिएबल को हम नाप सकते हैं। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इसको हम मैनिपुलेट करते हैं। मैनिपुलेट करना मतलब कभी 3 पे रखते हैं, कभी 4 पे रखते हैं, कभी 1 पे रखते हैं, और ये रिसर्चर के कंट्रोल में होता है। इसको रिसर्च का इस पे कंट्रोल होता है, जो रिसर्चर होता है उस पे कंट्रोल होता है इसका। आया समझ में? यस सर। ठीक है, किसी और कोई भी ऐसा जिसको नहीं समझ में आया हो? कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आया हो? क्योंकि देखिए जब आप पेपर पढ़ेंगे ना, अगर आपको ये सब चीजें क्लियर नहीं होगी ना, तो आपको पेपर नहीं समझ में आएगा। इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ इस चीज को, कि योगा आपको पता चल गया कि योगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जिस चीज को हमको नापना है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्योंकि पेपर में आपको इस तरह से लिख के नहीं मिलेगा कि ये मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। पेपर में डायरेक्ट लिखा होता है, तो ये आपको समझना होगा। ठीक है, कि जिस चीज को हम नाप रहे हैं वो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है, और जिस चीज को हम मैनिपुलेट कर रहे हैं, जिस चीज को हम, वो हमारा इंटरवेंशन है, तो इसको हम इंटरवेंशन बोलते हैं कि हमने योगा इंटरवेंशन दिया। ठीक है, आई बात समझ में? ये हमारा इंटरवेंशन है। योगा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्लस हमारा इंटरवेंशन है ये। अभी मैं आपको बताई ना कि आपका टॉपिक कैसा होना चाहिए, आपको टॉपिक कैसा बनाना चाहिए। तो आपके टॉपिक में लिखा हुआ था ना कि इंटरवेंशन क्या दे रहे हैं, तो इंटरवेंशन यही हो गया आपका, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही हो गया जो आप योगा दे रहे हैं। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया जिसपे हम चेक कर रहे हैं, जिसको हम नाप सकते हैं। ठीक है, अब कंफाउंडिंग वेरिएबल पे आइए। कंफाउंडिंग वेरिएबल को रिसर्चर को पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। ठीक है, ये रिसर्चर के इंटरेस्ट का मतलब ये जबरदस्ती का वेरिएबल होता है, इसको इस तरह से कह सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आप रेगुलेटर 1 पे कर रहे हैं, 2 पे कर रहे हैं, 3 पे कर रहे हैं, 4 पे कर रहे हैं, और पीछे से जो है इलेक्ट्रिसिटी ही उतना नहीं आ रहा है, मतलब उतनी जो है वोल्टेज नहीं आ रही है, तो कंपाउंडिंग वेरिएबल क्या हो गया आपका, वोल्टेज हो गया ना। वोल्टेज। आप यहाँ चेंज तो कर रहे हैं रेगुलेटर को, लेकिन जो है पीछे से उतनी इलेक्ट्रिसिटी, उतनी वोल्टेज नहीं आ रही है, तो आपका क्या हो रहा है, ये आपके रिसर्च पे असर डाल रहा है ना जी। ठीक है, अब इसको आप एक रिसर्च की तरह समझिए। अब हम रेगुलेटर फैन से वापस आते हैं, एक रिसर्च की तरह समझिए। देखिए हाल फिलहाल हमारे यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुआ था, ठीक है, तो वो रिसर्च क्या हुआ था
कि रमजान के समय शुरू हुआ था। हमने रमजान के शुरू उसमें रिसर्च शुरू किया था। और क्या हुआ कि उस समय बच्चे क्या होता है कि हर जो बच्चे होते हैं वो रमजान करते हैं, पता है ना आपको, उस समय फास्टिंग का टाइम होता है। तो उस समय जो हमने डेटा लिया, मान लीजिए अगर उस समय उसका वेट लेते हैं, उस समय उसको क्वेश्चनएयर फिल कराते हैं फास्टिंग के टाइम में, क्योंकि 1 महीने का फास्टिंग होता है, तो वो डेटा कम होना चाहिए ना। जब हम किसी को योगा इंटरवेंशन देते हैं तो हमें इंप्रूवमेंट दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए? अगर yes, आप ma'am. इंटरवेंशन दे रहे हैं तो आपको इंप्रूवमेंट दिखना चाहिए। तो हुआ क्या कि वो रमजान जब हमने डेटा लिया, जब हमें मतलब जो है पोस्ट डेटा लिया, तो उस समय तक क्या हुआ था, रमजान खत्म हो चुका था। और क्योंकि खाना शुरू हो चुका था, मतलब जो है रमजान के बाद फास्टिंग, क्योंकि फास्टिंग में डेटा आप लेते हैं और फास्टिंग के बाद लेते हैं, तो डेटा जो है क्या होता है, उसमें कंपाउंडिंग वेरिएबल आ जाता है। समझ रहे हैं आप कि हमने मतलब रिसर्च तो सही, मतलब हमारा जो टाइम था वो हमको लिखना पड़ता है लिमिटेशन में। मान लीजिए कि हमारा रिजल्ट नहीं आया, ठीक है, तो वो हमें मेंशन करना होगा कि जब हमने डेटा कलेक्शन किया था तो उस समय ये फेस्टिवल चल रहा था या दुर्गा पूजा का नवरात्रा चल रहा था, तो जब हमने रिसर्च शुरू किया था और नवरात्रा के बाद फिर जब हमने लिया, तो इसीलिए हमारा डेटा जो है सही नहीं आया। ये आपको लिमिटेशन ऑफ स्टडी में आपको हर चीज मेंशन करना होता है। तो वो एक तरह से क्या हो जाता है, कंपाउंडिंग फैक्टर हो गया ना आपके रिसर्च के लिए। समझ रहे हैं आप लोग? मैम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं क्या कि जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिसपे आपका कंट्रोल नहीं है। अब जैसे मान लीजिए कि मैं सुबह सुबह जाती हूँ बच्चों से डेटा कलेक्शन करने के लिए, ठीक है, स्कूल के बच्चों से। अब कोई बच्चा एसी में सो रहा है, जैसे मान लीजिए मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल स्लिप है, ठीक है, मैं स्लिप पे कर रही हूँ, ठीक है। तो अब स्लिप में जो है मैं कर रही हूँ, तो अब उसमें जो है कोई बच्चा बिल्कुल पूरी नींद कंप्लीट करके आ रहा है, 8 घंटे की नींद ले रहा है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी तो होंगे कि जो 6 ही घंटे सो रहे होंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे कि बारिश बहुत हो रही है तो उनका नींद ही नहीं पूरा हो रहा होगा। तो ये सब चीज क्या हो गया, वो कंपाउंडिंग वेरिएबल हो गया कि मेरा रिजल्ट सही नहीं आ रहा है उसके कारण। तो आपको मेंशन करना होता है अपने रिसर्च में कंपाउंडिंग वेरिएबल को भी। ये होता ही होता है, ये हर रिसर्च में होता है। और इसको कम कैसे किया जाए, क्या क्या प्रोसेस है, वो भी हम आगे आगे पढ़ेंगे। इसके प्रोसेस मतलब इसको कम करने का भी एक प्रोसेस होता है जब आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करती हैं तो इसका भी एक तरीका होता है। ये हम आगे के रिसर्च में आगे के इसमें स्लाइड्स में पढ़ेंगे कि क्यों हम वो प्रोसेस करते हैं। कंपाउंडिंग समझ में आ गया, मतलब इसमें हमको इंटरेस्ट नहीं है, ये कंपाउंडिंग फैक्टर में कभी भी रिसर्चर का इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन ये आ जाता है जब हम रिसर्च करते हैं। तो मैम इसको ऐसे कह सकते हैं कि नोइंगली और अननोइंगली वो वेरिएबल जो आपके हाँ, रिजल्ट को अफेक्ट कर रहा है वो बिल्कुल वेरिएबल कंपाउंडिंग होगा। बिल्कुल बिल्कुल, जो आपके रिजल्ट को इफेक्ट कर रहा है। अब जैसे मान लीजिए वोल्टेज पीछे से कम आ रही है, वोल्टेज तो आपके लिए कंपाउंडिंग हो गया, वो इफेक्ट कर रहा है ना, ये पूरा स्पीड में नहीं आ पा रहा है, जो उसको 4 पे चलना चाहिए, वो वोल्टेज इफेक्ट कर रहा है। किसको इफेक्ट कर रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल को इफेक्ट कर रहा है। हमको वोल्टेज मैम मतलब, हाँ बताइए। जी जी मैम, इस पे मतलब मैं पॉइंट रख के देखता हूँ, आप बताइएगा। जैसे बताया था सूर्य नमस्कार का मोटापे पे क्या सूर्य नमस्कार का हाँ मोटापे पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हाँ अगर जैसे कोई बंदा है जो सूर्य नमस्कार तो कर रहा है बट वो समोसे जाके बाहर खा रहा है, तला भुना ज्यादा खा रहा है, तो ये बिल, जो कंपाउंडिंग ये थर्ड वाले में आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये कंपाउंडिंग जो है इसको जो है थर्ड थर्ड वाले में, और रिसर्चर का इस पे कोई कंट्रोल नहीं हो पाता है। अब मैं बच्चों के पास जाती हूँ, मैं बोलूंगी कि तुम, अब जैसे मैं उनको डाइट चार्ट दी हुई हूँ कि तुम्हारा सात्विक डाइट है, मैं एक डायरी एंट्री भी दी हूँ कि तुम रोज क्या खाते हो, वेज खाते हो, नॉन वेज खाते हो, क्या खाते हो, किस समय खाते हो, मैं एक डायरी एंट्री बना के दी हूँ कि रोज तुम लोग को भरना है इसको, ठीक है। तो मेरा उस पर कंट्रोल नहीं है, मेरा घर पे कंट्रोल नहीं है, मेरा 1 घंटे का ही कंट्रोल है उसके ऊपर, जब मैं उनको योगा सेशन देती हूँ। तो उसमें बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, अब जैसे मान लीजिए कि एग्जाम आने वाला है, मैं उसी समय डेटा कलेक्शन करने चली गई, तो वो स्ट्रेस में रहेंगे, एग्जाम को लेकर के रहेंगे ना, तो उस समय क्या होगा, उनका स्ट्रेस ज्यादा। मतलब ये सब चीजें जो है रिसर्चर को ध्यान रखना होता है और उसको मेंशन करना होता है अपने लिमिटेशन ऑफ स्टडी में, पर ठीक है। मैम ऐसे ऑब्स्टिकल्स तो बहुत सारे होते होंगे, आई मीन
फिंगर काउंटिंग हाँ, नहीं मेजर तो कर जब आप सकते पेपर उसमें? पढ़ेंगे ना, अभी जैसे मैं लिटरेचर रिव्यू का आपको बताई ना, लिटरेचर रिव्यू कैसे करते हैं, कल हमारा पूरा क्लास उसी पे रहेगा। मैं देखिएगा आपको सब कुछ बताऊंगी पढ़ पढ़ के कि कहाँ पे कंपाउंडिंग, जब भी आप लिमिटेशन ऑफ स्टडी जो होता है ना उसको जरूर पढ़ा कीजिए, वो आपको कंपाउंडिंग फैक्टर ही बताते हैं अपने रिसर्च का। जैसे मैंने आपको ये एक सही एग्जाम्पल दी हूँ मैं आपको, जो ये फास्टिंग वाला बताई हूँ ना, ये हुआ है हमारे यूनिवर्सिटी में कि वो लोग जो है उस टाइम में गए जिस समय बच्चों की फास्टिंग होती है, और उनसे क्या हुआ कि उनका डेटा योगा देने के बाद वो डेटा नहीं आ पाया, वो रिजल्ट नहीं आ पाया। तो उनको मेंशन करना होगा कि जब हम डेटा कलेक्शन करने गए थे तो इस समय ये था और इस कारण भी हमारा रिजल्ट नहीं आया। ठीक है। तो मैम 3 साल के टेन्योर में जो 3 साल का मिनिमम होता है, उस टेन्योर में तो बहुत ही सारे कंपाउंडिंग फैक्टर्स आ हाँ, सकते तो हैं। वो आपको तो हर नोटिस एक करना छोटे है। छोटे को मेंशन करना पड़ेगा, जो भी छोटे बिल्कुल छोटे फैक्टर्स हो। बिल्कुल बिल्कुल मैम, वो आपसे ओपन डिफेंस जब आप अपना थीसिस सबमिट करते हैं वो सब कुछ पूछते हैं, जो एक्सटर्नल आते हैं ना आपसे कि मतलब वो आपको सारा कुछ पता होना चाहिए। तभी तो अब मान लीजिए मेरा रिसर्च कोई थीसिस कोई और लिख के दे दिया, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या हुआ? वो तो मैं अपने से लिखूंगी तभी तो पता पता रह लगेगा। तो ये सब चीज चेक करने के लिए होता है कि आप जो रिसर्च कर रही हैं उस समय क्या था, दुर्गा पूजा था तो उस समय हो सकता है बहुत लोगों ने नवरात्रा का फास्ट रखा हो। ठीक है। और दुर्गा पूजा के बाद आपने डेटा लिया हो तो हो सकता है आपका डेटा टू द अप्रोक्स पॉइंट नहीं आया हो। तो आपको हर चीज मेंशन करना होता है। लिमिटेशन ऑफ स्टडी ही यही हुआ कि आपका स्टडी में क्या क्या इम्पैक्ट, मतलब कहाँ पे आप लैकिंग थे अपने रिसर्च में। तो फिर ऐसे स्टेट में तो हमें अपना सब्जेक्ट लाइन जो हमारा मेन जिस पर हम कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट, वो भी बहुत सिलेक्टिवली लेना चाहिए। हाँ, देखिए पहले पीएचडी का रिसर्च का जो टॉपिक होना चाहिए ना बहुत सिंपल होना चाहिए, क्योंकि ये लर्निंग फेज होता है। इतना कुछ लर्न करने के लिए होता है ना, जो अब जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, ऐसा नहीं है कि मैंने ये पढ़ा दिया आपने पढ़ लिया। जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं ना, अब जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, आप लोग घर ही बनवाते हैं। ठीक है। अगर हम छोटा सा घर बनाते हैं तो हमें उतना टेंशन नहीं होता है, लेकिन एक हम हवेली बनाने का सोचते हैं तो क्या होता है, पता चलता है कि वहां मिट्टी में दीवार नहीं बन सकता है। बहुत बारी होता है ना कि हमें फिर से जाके प्लानिंग पे जाना पड़ता है कि नहीं यहाँ पे हम किचन बनवा रहे थे तो नहीं, हमें यहाँ पे रूम रूम बनवाना होगा। तो जब हम बहुत बड़ा रिसर्च करने लगते हैं तो क्या होता है, उसमें बहुत सारी जो है मतलब बहुत सारे क्योंकि देखिए ये रिसर्च जो है ना, मैंने आपसे कहा ना कि हर चीज का हमें लिखने के पहले रेफरेंस देना पड़ता है। हम अपने मन से कुछ, ये यूट्यूब नहीं है कि जो भी मेरे मन में आया बना दिया और डाल दिए। ठीक है। रिसर्च में जो है आपको हर चीज एक ऑथेंटिकेशन होता है, हर चीज का एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। मैं बताई थी ना, सिस्टमैटिक है, साइंटिफिक है। तो हर स्टेप पे जो है आपको देखना पड़ता है। इसलिए आपका पहला रिसर्च टॉपिक बहुत ही सिंपल होना चाहिए। जो भी आप रिसर्च टॉपिक लेती हैं सिंपल पे सिंपल करना चाहिए। फिर आपको मन है तो आप पोस्ट पीएचडी कीजिए फिर। मैडम जैसे 1 साल जो पीएचडी का पीरियड रहता है उसमें सिर्फ हाँ, आप एक या दो ही, मतलब मैक्सिमम कितने कर सकते हैं? जैसे 2 साल का अगर पीएचडी होता है, 3 साल का होता है तो? नहीं देखिए टॉपिक तो एक ही होता है, 1 साल तो आपका कोर्स वर्क चलता है। ठीक है। अच्छा। 1 साल का कोर्स वर्क यही सब पढ़ाया जाता है आपको रिसर्च में, कि रिसर्च कैसे करते हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कैसे करते हैं, वेरिएबल, यही सब चीज पढ़ाया जाता है, रिसर्च ही पढ़ाया जाता है आपको। तो 1 साल का कोर्स वर्क होता है। 1 साल के बाद आपको अलाउ होता है एक ही टॉपिक पे आप उतने दिन तक रिसर्च करते हैं। आप देखिए ना कितने सारे प्रोसेस है, प्लानिंग है, डेटा कलेक्शन है, ये सब एक दिन नहीं, ये सब बहुत टाइम लगता है इन सब चीजों में। आप अपना प्लानिंग कंप्लीट करते हैं, सारी अथॉरिटी से उसको पास कराते हैं, फिर आप जो है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जब करते हैं तो वो टाइम टेकन होता है, उसमें टाइम लगता है। वो बहुत मैम जैसे आपने बताया, पोस्ट वाले में भी इतना, सॉरी, पोस्ट वाले में भी इतना टाइम लगता है? जैसे 3 साल इसका लगा, 3 या 4, उसके बाद जो पोस्ट नहीं, पीएस जो पोस्ट आप वाले कह में रहे थे देखिए वो। इस समय क्या होता है, आपका लर्निंग फेज होता है ना, आप सीख रहे होते हैं हर चीज को। देखिए प्रैक्टिकल लाइफ, ये चीज तो आप मानते हैं ना, थियोरेटिकल लाइफ प्रैक्टिकल लाइफ बिल्कुल अपोजिट होता है। जी मैम। जो हम थ्योरी में पढ़ते हैं ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकल भी वैसा ही होता है। तो यही बात, यही कहानी रिसर्च में ही है कि हम थ्योरी तो पढ़ लिए, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल करने उतरते हैं, खास करके एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करने उतरते हैं, तो हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तो हम इस समय तक में सीख चुके होते हैं, हमें कहानी समझ में आ जाता है कि हमें कैसे करना है, क्या करना है। जितनी बेसिक्स है वो क्लियर हो चुकी होती है। तो पोस्ट पीएचडी में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है आपको, क्योंकि पोस्ट मैम पीएचडी जैसे आपने करना है ना। हम्म, जी, हाँ मैम जैसे आपने बताया थर्ड वाला पॉइंट कंपाउंडिंग करके, हाँ हाँ। तो ऐसा टॉपिक भी ले सकते हैं जिसमें कंपाउंडिंग आए ना, मतलब थोड़ा सा नहीं कि आ ही जिसमें जाता है, कंपाउंडिंग आप कितनी भी कम से कोशिश। कम, हाँ हाँ हाँ, ये जैसे बोल बहुत ही बोल कम से सकते कम। हैं। हाँ ये बोल सकते हैं, एक्चुअली इसका कंपाउंडिंग हटाने का भी ना एक सिस्टम, जैसे कि हम रेंडमाइजेशन करते हैं, वो आगे पढ़ाऊंगी मैं आपको। तो ये सब चीज कंपाउंडिंग कम हो इसके कारण ही ये सब प्रोसेस होता है।
ठीक है, इसको भी मतलब सरल तरीके से समझाऊंगी। ये कंपाउंडिंग भी बहुत तरह के का होता है, ऐसा नहीं है कि एक ही तरीके का होता है, लेकिन इतना याद रखिएगा कि ये आपके जो रिजल्ट होता है उसको हैम्पर करता है। ये डिपेंडेंट वेरिएबल जिसको आप नाप रहे होते हैं ना, इसको हैम्पर करता है ये। मैम टीम रिसर्च भी हो सकता है क्या? क्या टीम रिसर्च भी हो सकता है क्या? टीम आप में? टीम रिसर्च? हाँ, टीम रिसर्च, ग्रुप अच्छा रिसर्च। टीम, अच्छा, हाँ, वो सब आपको टाइप्स ऑफ रिसर्च में पढ़ाऊंगी मैं अभी आपको। रिसर्च भी बहुत तरह के होते हैं, जो आपने टाइप्स ऑफ रिसर्च पर है ना, जो है अप्रोच के ऊपर, इसके ऊपर, ये सारा अभी बताऊंगी अभी आपको। रिसर्च के बहुत सारे नाम हैं, जो हर तरीके का रिसर्च होता है और हर तरीके के रिसर्च का अलग अलग नाम है। ओके मैम। ठीक है, तो ये वेरिएबल समझ में आ गया आप सबको? अब तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ, यस मैम, क्लियर है। मैम क्लियर है। क्लियर है ना? तो ये कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल भी जो है, एक क्वेश्चन आ ही जाता है आपके नेट एग्जाम में वेरिएबल्स के ऊपर। ध्यान रखिएगा इस एग्जाम्पल को, तो आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। ठीक है, और ये वोल्टेज जो है आपका कंपाउंडिंग वेरिएबल हो गया, जिसको पढ़ने जो इसको अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेरिएबल मैं इसलिए पढ़ाती कि कल पेपर पढ़ेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि वहां पे वेरिएबल का क्या कहानी है, कैसे लिखते हैं इसको। ये ऐसे बिल्कुल बच्चे की तरह नहीं लिखा रहता है कि ये मैंने इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया है। इंडिपेंडेंट जब आप रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं तब आपको लिखना होता है कि आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। ठीक है, लेकिन जब आप पेपर लिखते हैं तो ये सब हम नहीं लिखते हैं उसमें। ठीक है, तो आपको पेपर में दिक्कत नहीं हो पढ़ाई करने में, तो इसलिए मैं आपको ये दे दी। और कल हम लिटरेचर रिव्यू करेंगे और 1 घंटे लिटरेचर रिव्यू ही करेंगे, और उसी पे आपका जो भी डाउट्स होगा, जो भी, अगर आज आप कर सकते हैं गूगल स्कॉलर खोल करके सर्च कर सकते हैं तो आप कीजिएगा। जो भी डाउट्स है कल हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू। और अभी Yes. लीव मत कीजिएगा, 1 मिनट रुक जाइए। अभी शायद मैम की क्लास है। प्रेयर करा दे मनीषा जी से, मैंने बोला था ना क्लोजिंग प्रेयर के हाँ लिए। मैम, कम्युनिकेशन की क्लास है हमारी अभी। हाँ, तो अभी किसने बोला था मेरे पास लैपटॉप है? मेरे पास है मैम। ठीक है, अरुणा। आप उनका रिकॉर्डिंग प्लीज स्टार्ट करवा दीजिएगा। ठीक है, मैम आप जिन्हें जो होमवर्क बोला था उसके लिए आप पीपीटी शेयर कर दीजिए ना, वो तो एग्जाम्पल्स हमको लेना है ना तीनों इसके। मैंने किया हुआ है पहले ही। अच्छा कोई नहीं, मैं एक बार आज फिर से कर दूंगी, ऐसे मैंने किया हुआ है, वो है आपके अच्छा, इसमें। हाँ फिर देखा नहीं होगा मैम, ठीक है चलिए। सबके दो दो एग्जाम्पल हमको लिखना है ना। हाँ, ठीक है। ठीक है। ठीक है मनीषा जी, आप फटाफट करवा दीजिए क्लोजिंग प्रेयर। हाँ। सब लोग कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, प्रार्थना के लिए तैयार हो जाएंगे। वो आंखें धीरे से बंद करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धीरे से अपने आंखें खोलेंगे। हरिओम। थैंक यू मनीषा जी, बहुत अच्छा प्रेयर कराया आपने। थैंक यू मैम।